Assalamu alaikum. My name is Nosheen Naseem and I am doing phytomedicine from College University Faisalabad. Thank you Dr. Akram for organizing this webinar. Today I will talk about gouty arthritis. First of all, I will discuss the definition of gouty arthritis. Gout is a form of inflammatory arthritis that results from an excess of urate crystal in the joints. जब हम गाउट की बात करते हैं तो गाउट में यूरेट के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स के अंदर। और गाउट की को जब हम देखते हैं तो 90% लोगों में गाउट जो होता है वो किसी किडनी डिजीज की वजह से होता है। किडनी डिजीज की वजह से उसकी एक्सक्रीशन सही तरह से नहीं होती, या तो फिर यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है। गाउट कब होता है? जब हाइपर यूरिसीमिया सस्टेन करता है फॉर लॉन्ग पीरियड। जब यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा देर तक हाई रहेगा तो यूरेट का लेवल ज्यादा देर तक हाई रहेगा। यूरेट का लेवल जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो फिर उसकी फॉर्मेशन और डिपोजिशन मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की फॉर्म में जॉइंट्स के इर्द गिर्द और जॉइंट्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। So before going in the detail of gouty arthritis, we will shortly discuss about hyperuricemia. हाइपरयूरिसीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाता है। इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं कि अगर मेल में इसका लेवल अगर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो और फीमेल में 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इसको हम हाइपरयूरिसीमिया कहते हैं। इसके डिफरेंट काजेज होते हैं हाइपरयूरिसीमिया के, जिसमें हम कह सकते हैं कि जब यूरिन की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी तो उससे यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होगा। अगर एक्सक्रीशन इसकी सही तरह से नहीं हो रही यूरिक एसिड की किडनी के थ्रू तो फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरयूरिसीमिया होगा। अगर फ्रुक्टोज रिच डाइट अगर आप ले रहे हैं तो फ्रुक्टोज रिच डाइट जब आप लेते हैं तो फ्रुक्टोज जो प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म होती है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया होगा। अगर आप प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं तो अभी हमने पढ़ा कि प्यूरिन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। प्यूरिन अल्टीमेटली चेंज होगा यूरिक एसिड में। तो जब प्यूरिन रिच डाइट आप लेंगे तो उससे यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर आप हाई प्रोटीन और फैट डाइट लेते हैं उसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया होता है। कुछ ऐसे सिंड्रोम होते हैं जिसकी वजह से हाइपरयूरिसीमिया होता है, जैसे ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम और लैश नाहन सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में ऐसा होता है कि न्यूक्लिक एसिड की कैटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। न्यूक्लिक एसिड की कैटाबॉलिज्म बढ़ती है तो न्यूक्लिक एसिड चेंज होता है यूरिक एसिड में। जब यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज्यादा होती है तो उसकी एक्सक्रीशन भी ज्यादा होती है। जब एक्सक्रीशन ज्यादा होगी तो किडनी का जो वर्कलोड हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। जब किडनी का वर्कलोड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उसके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनमें प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब किडनी इम्पेयर होगी तो फिर एक्सक्रीशन ज्यादा नहीं होगी, सही तरीके से नहीं होगी, तो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा बॉडी के अंदर, तो हाइपर यूरिसेमिया काज होगा। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल इंटेक ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। ये कुछ काजेज थे हाइपर यूरिसीमिया के। और हाइपर यूरिसीमिया ही जब सस्टेन करता है तो गाउट काज होता है। और गाउट की वजह से जो जॉइंट्स इन्फ्लेम्ड होते हैं, जो आर्थराइटिस होता है, उसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। अब हम अगर गाउटी आर्थराइटिस को डिटेल में देखें तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि गाउटी आर्थराइटिस वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है कि जिसमें यूरेट के क्रिस्टल टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली जॉइंट्स के अंदर इनकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। जब जॉइंट्स के अंदर इनकी एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगी यूरेट क्रिस्टल की तो वहां पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें गाउटी आर्थराइटिस का या गाउट का, तो हम सबसे पहले जिसको देते हैं हम उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स हम इसलिए देते हैं ताकि जो डिजीज के सिम्टम है उनको क्योर किया जा सके। और उसके अलावा हम उसको देंगे, पेशेंट को देते हैं जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं। जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर वो एंजाइम है जो जेंथिन ऑक्सीडेज वो एंजाइम है जो जेंथिन को चेंज करता है यूरिक एसिड में, अल्टीमेटली चेंज करता है यूरिक एसिड में। इसके लिए हम अगर देखें यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को, तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है एटीपी से। एटीपी जब चेंज होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट चेंज होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जब चेंज होता है एडिनोसिन में, एडिनोसिन हाइपोजेन इनोसिन में, इनोसिन
हाइपोजेंथीन ज़ैंथीन में और ज़ैंथीन यूरिक एसिड में। ये वो पॉइंट होता है जब ज़ैंथीन यूरिक एसिड में चेंज होता है, यहाँ पे जो एंजाइम कर रहा होता है वो होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ इन्हिबिटर जब हम देंगे तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज़ फिर वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ज़ैंथीन को यूरिक एसिड में, तो यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें कि गाउट की हिस्ट्री अगर हम शॉर्टली अगर देखें तो कुछ लोगों ने इसकी अलग-अलग से इसको डिफाइन किया हुआ है गouty आर्थराइटिस को। जैसे कि हिप्पोक्रेट ने गाउट के सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज़ किया था हिप्पोक्रेट ने 5th सेंचुरी बीसी में और अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट gout is the disease of old men and a product of high profile lifestyle. गैलन ने इसको डिफरेंट तरीके से गैलन ने सबसे पहले टॉफी फॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया था और टॉफी फॉर्मेशन ये होती है कि जब यूरेट के क्रिस्टल आपकी जॉइंट्स में एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे बम्प लाइक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बम्प लाइक फॉर्मेशन होती है जिसको टॉफी फॉर्मेशन कहते हैं जिस जो होती है बेसिकली वो यूरेट क्रिस्टल ही होते हैं। और गैलन ने ये डिस्क्राइब किया था कि फीमेल में एज़ कंपेयर टू मेल गाउटी आर्थराइटिस या गाउट के चांसेस कम होते हैं। अल-राज़ी ने गाउट को इस तरह से डिफाइन किया हुआ कि जो जब अबनॉर्मल फ्लैम जो ब्लड के थ्रू जाता है जॉइंट्स में और जॉइंट्स में जब वो एक्यूमुलेट करता है वहाँ पे ग्रेजुअली वो हार्ड होके स्टोन फॉर्मेशन करना शुरू हो जाता है वहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेवलेंस और एपिडेमियोलॉजी गाउट की। तो अभी हमने डिस्कस किया कि गाउटी आर्थराइटिस मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल और और लेकिन मेनोपॉज़ के बाद अगर देखा जाए तो मेल और फीमेल में ये चांसेस इक्वल हो जाते हैं। रीज़न इसकी ये है कि बिफोर मेनोपॉज़ वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन लेवल हाई होता है, एक हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी वज़ह से चांसेस फीमेल में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम risk of gouty arthritis. If we talk about the increased risk of gouty arthritis, we can say that postmenopausal women, European American whites, older age people, the people who are obese, people who are using diuretics and using meat and purine rich diet are at high risk of gouty arthritis. अब इसका अगर हम इसके बाद हम इसके कुछ सिम्पटम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि गाउटी आर्थराइटिस जॉइंट की डिज़ीज़ है। इसमें जॉइंट्स एक जॉइंट पे इन्वॉल्व हो सकता है, मल्टीपल जॉइंट्स पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। बेसिकली ये डिज़ीज़ है जॉइंट्स की। तो जब हम इसके सिम्पटम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें होगा जॉइंट पेन होगा, जॉइंट की स्टिफनेस होगी, जॉइंट्स की स्वेलिंग होगी। जब हम जॉइंट्स को मूव करवाते हैं या मूवमेंट होती है जॉइंट्स की तो फिर पेन होता है। जॉइंट्स में टेंडरनेस हो जाती है और रेडनेस हो जाती है। अगर इन सारे सिम्पटम को टाइमली अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं, जो इस डिज़ीज़ से एसोसिएट कर रही होती हैं। जैसे ओबेसिटी हो जाएगी, हाइपरटेंशन, टॉफस फॉर्मेशन, यूरोलिथियासिस क्योंकि इसमें क्रिस्टल होते हैं ये, अगर इसको आप ट्रीट नहीं करते तो अल्टीमेटली वो स्टोन फॉर्मेशन करेंगे। डायबिटीज़ हो सकता है और कार्डियक डिज़ीज़ेज़ हो सकती हैं। इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है गाउटी आर्थराइटिस की। तो गाउट जब एक पेशेंट जो गाउटी आर्थराइटिस का पेशेंट है वो डॉक्टर को विज़िट करता है तो जब उसकी हिस्ट्री ली जाती है तो उसके सिम्पटम ऐसे होते हैं कि ये ईज़िली रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है कि ये इसको गाउटी आर्थराइटिस है। लेकिन क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की और रेडनेस होती है तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन और रेडनेस होती है जैसे कि अगर स्यूडो गाउट होगा या इंजरी है जॉइंट्स की उसमें भी यही सिम्पटम होते हैं। फिर उसके लिए डॉक्टर को कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने पड़ते हैं जिससे वो कन्फर्म करता है कि either it is gouty arthritis or any other condition. तो सबसे कॉमन जो उसके लिए टेस्ट करवाया जाता है वो यूरिक एसिड सीरम यूरिक एसिड होता है, यूरिन टेस्ट करवाया जाता है और साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन करवाया जाता है, एक्स-रे करवाया जाता है जॉइंट्स का। अगर आप साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन नहीं करवाते तो कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके 12 पॉइंट्स हैं। 12 पॉइंट्स में से अगर 6 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो अगर आपको पेशेंट के अंदर मिलते हैं तो दैट इज़ कन्फर्म पेशेंट ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। तो अगर हम उन 12 पॉइंट्स को देखें तो उनमें से अगर पेशेंट को पेन और स्वेलिंग है मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में, अगर रेडनेस है जॉइंट के ऊपर, सीरम यूरिक एसिड लेवल उसका बढ़ा हुआ है, अगर उसकी उस इन्फ्लेमेशन जब आप देखते हैं तो अगर वो ये पेशेंट शिकायत करता है कि उसकी ये इन्फ्लेमेशन 1 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अगर उसको मोनोआर्थराइटिस है, सबकॉर्टिकल सिस्ट है विदाउट इरोइन एंड एक्स-रे जब उसका आप एक्स-रे देखते हो, तो उसमें अगर आपको सबकॉर्टिकल सिस्ट नज़र आते हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि उसको
गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। अगर यूनिलैटरल अटैक है टार्सल जॉइंट का या टॉफी फॉर्मेशन है, टॉफी फॉर्मेशन पहले हमने डिस्कस किया कि यूरेट के क्रिस्टल अगर ज़्यादा देर तक सस्टेन करेंगे तो वहाँ पे बम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं या आउटग्रोथ आप उसको कह सकते हैं। तो अगर वो है या एसिमेट्रिकल स्वेलिंग है विद इन जॉइंट एंड एक्स-रे, अगर मोर देन 1 अटैक ऑफ एक्यूट आर्थराइटिस, अगर उसको 1 साल में 1 से ज़्यादा अटैक आते हैं एक्यूट आर्थराइटिस के, फिर आप उसको कह सकते हैं, या फिर यूनिलैटरल अटैक ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट। इन 12 पॉइंट्स में से या इन 12 क्राइटेरिया में से अगर 6 पॉइंट्स अगर आपको पेशेंट के अंदर नज़र आते हैं, तो फिर आप कन्फर्म कह सकते हैं कि दिस इज़ द पेशेंट ऑफ गाउटी आर्थराइटिस। तो अब इसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि गाउटी अथराइटिस है, फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले तो अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ डाइट प्योरिन रिच डाइट होती है या आप हाई फैट और प्रोटीन इंटेक करते हो, तो उसकी वजह से भी उसकी वजह से भी हाइपरयूरिसीमिया होता है और हाइपरयूरिसीमिया अल्टीमेटली गाउटी अथराइटिस काज करता है। तो वो कुछ ऐसी डाइट जैसे कि अल्कोहल होता है, रेड मीट होता है, शेल फिश और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सो ऑर्गन मीट जैसे कि लीवर मीट अगर आप लेते हैं, तो उससे ये गाउटी आर्थराइटिस बढ़ता है। तो अगर आप इस डाइट को क्विट कर देते हैं और इसको कम कर देते हैं, तो उससे गाउटी आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है विद मेडिकेशन। मेडिकेशन के बगैर गाउटी आर्थराइटिस को ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप साथ में डाइट भी प्रॉपर ले रहे हैं, तो उससे ये होता है कि जो गाउटी आर्थराइटिस के सिम्पटम होते हैं, वो जल्दी क्योर किए जा सकते हैं। तो जब हम इसकी देखते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट देखते हैं, तो उसको 2 तरह से किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन द क्लिनिकल यूज़। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे देखें तो डिफरेंट ड्रग यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे एलोप्यूरिनोल को यूज़ किया जाता है, प्रोवेनेसिड को यूज़ किया जाता है, कोल्चिसिन को यूज़ किया जाता है, एनसेड को, यूरेट ऑक्सीडेज़ को। इन सब ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होते हैं। जैसे एलोप्यूरिनोल है तो ये इनहिबिट करता है यूरिक एसिड सिंथेसिस को, और जो प्रोवेनेसिड है वो इंक्रीज करता है यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को। कॉल्चिसिन है वो न्यूट्रोफिल की माइग्रेशन को इनहिबिट करता है। एनसैड इनहिबिट करता है इंफ्लेमेशन और पेन को। और यूरेट ऑक्सीडेज जो है ड्रग, वो इंक्रीज करता है यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन को। ये वो ड्रग हैं क्योंकि रीजन ही दो इसकी दो होती हैं। शुरू में हमने पढ़ा कि या तो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, या तो फिर उसकी एक्सक्रीशन सही तरह से नहीं हो रही, तो फिर हम उनको वो ड्रग देंगे, या तो उसकी जो उसकी प्रोडक्शन को रोक देंगे, या फिर उसकी एक्सक्रीशन को बढ़ाएंगे ताकि यूरिक एसिड का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा ना हो। सेकेंडली हम जो देखेंगे, जो क्लिनिकल यूज की बेस पे जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट, तो उसके लिए अक्यूट गाउट के लिए अलग से ड्रग यूज किए जाते हैं और क्रोनिक गाउट के लिए अलग से कुछ ड्रग यूज किए जाते हैं। तो जो अक्यूट गाउट में यूज होते हैं वो कॉल्चिसिन यूज होता है, एनसेड यूज होता है और प्रेडनिसोलोन यूज होता है। और जो क्रोनिक गाउट में हम ड्रग यूज करते हैं वो एलोप्यूरिनोल यूज होता है, प्रोबेनेसिड यूज होता है और सेल्फिनपायराजोन यूज होता है। ये जो गाउटी आर्थराइटिस है ये ट्रीटेबल डिजीज है अगर आप अपनी डाइट को मैनेज करते हैं और अगर आप साथ में मेडिकेशन प्रॉपरली, जितनी देर के लिए आपका फिजिशियन आपको कहता है कि इतनी देर तक आपने इसको रखना है, आप प्रॉपरली वो मेडिकेशन लेते हैं, तो गाउटी आर्थराइटिस को ट्रीट किया जा सकता है। सर मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।